हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ थ्रेसिया और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, नावल। नावल क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है, इसके अज्जा तरकीबी क्या होते हैं, या कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नावल के फन पर रोशनी डालिए, या एक तरह से आप समझ लीजिए कि नावल के ऊपर ऐसे लिखे हैं। तो आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, बीए में हो या एमए में हो, ये टॉपिक तो हमेशा पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एग्जाम में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लफ्ज़ नावल, दरअसल अतालवी लफ्ज़ नोवेला की ही एक सूरत है जिसके माने नए की, जिसे हम न्यू कह सकते हैं। अगर हम संस्कृत में इसको क्या नवल पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि ये लफ्ज़ भी अपने तलफ़ुज़ और मानी के एतबार से अंग्रेज़ी के नावल से बहुत करीब है। इसी तरह संस्कृत लफ्ज़ नवल से मुरक्कब लफ्ज़ नवेला अतालवी के नोवेला के हम पल्ला है। मौजू के एतबार से नावल ज़िंदगी का एक संजीदा तज्ज़िया होता है। यहाँ ज़िंदगी अपनी तमाम तर हकीकतों के साथ जलवागर नज़र आती है। उर्दू में नावल की सिन्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान से माखूज़ है। इस सिन्फ को नावल नाम इसलिए दिया गया है कि उसका अंदाज पुरानी दास्तानों या किस्से कहानियों के मुकाबले बिल्कुल नया था। नावल में बिलउमूम ऐसा किस्सा बयान किया जाता है जो जिंदगी की तर्जुमानी फनी तसलसल के साथ करता हो। नावल का हुस्न माशरती या इनफरादी जिंदगी की हकीकत निगारी का फन है। नावल निगार अपने फिक्र ख्याल से एक नई हकीकत को हल्क करता है जो माखूज़ तो जिंदगी से होता है, लेकिन इसमें जमालियाती असर नुमाया होता है। नावल के अज्जाए तरकीबी में प्लॉट यानी कहानी की साख, किरदार, मुकालमे, मंजर निगारी और नज़रिए हयात, हर चीज़ अपने मुकाम पर अहमियत की हामिल होती है। उर्दू में नावल के फन में बहुत तनू मिलता है। उर्दू में ऐसे नावल लिखे गए हैं जिनमें रिवायती अज्जाए तरकीबी निदारत हैं, मतलब कि है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो नावल हैं। प्लाट या मौजू और असलूब के एतबार से नावलों की मुतअद्दिद किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। आइए जानते हैं नावल के अज्जाए तरकीबी के बारे में। इसका पहला पार्ट है प्लाट। नावल में प्लाट एक बुनियादी अंसर है। दरअसल प्लाट किसी किस्सा पर मुबनी होता है और किस्सा वाक़यात पर मुश्तमिल होता है। नावल निगार किसी किस्सा में वाक़यात को एक दूसरे में इस तरह पेवस्त करता है कि वो फितरी और हकीकी मालूम होते हैं। नावल निगार जिस कदर उम्दगी से वाक़यात को तरतीब देता है, प्लाट उतना ही जानदार होता है। वाक़यात इस तरह मरबूत होना चाहिए कि वो एक दूसरे का जज़्व लाजिम महसूस हो। वाक़यात निगारी में हुस्न तरतीब, रब्त व ज़ब्त और मुंतकी तसलसल का होना लाज़मी है। ये न सिर्फ नावल के लिए एक बेहतरीन और जानदार प्लाट तैयार करने में कारगर होते हैं। नावल निगार इस अमल में जिस कदर चुस्ती बरतेगा, किस्से में उतनी ही रवानी पैदा होगी और कारी को दिलचस्पी बरकरार रहेगी। नावल निगार किसी न किसी वाक़े से मुतासिर होता है और वाक़या या हादसा किसी न किसी तौर पर इंसानी ज़िंदगी से वाबस्ता होता है। लिहाजा नावल में दुनिया के मुख्तलिफ रंग और रूप और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की झलक मिलती है। जो नावल ज़िंदगी के हकीकी रंगों में रंगे होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा मकबूलियत हासिल होती है। दूसरा पार्ट इसका है किरदार निगारी। नावल में जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, किसी न किसी किरदार के अतराफ में ही रूनुमा होते हैं। ये किरदार किस्सा का अहम तरीन हिस्सा होते हैं। उन्हीं की बदौलत कहानी आगे बढ़ती है। ये किरदार हकीकत के जितना करीब होंगे उतने ही जानदार होंगे। नावल निगार किरदार निगारी में अपने फन और महारत का भरपूर मुजाहिरा करते हैं। बहुत से नावलों के किरदार जिंदगी जावेद हो जाते हैं। वो हमें महज नावल के किरदार महसूस नहीं होते, बल्कि अपने आसपास के ही लोग मालूम होते हैं। नावलों में सपाट किरदार महज एक पुतले की तरह मालूम होते हैं और वो कारी के दिलो दिमाग पर अपना कोई असर नहीं छोड़ते, जबकि पेचीदा किरदार अपने अफ़ाल से इस कदर मुतासिर करते हैं कि उनकी छाप अमिट हो जाती है। नावल में बेजान और जानदार किरदारों की यही पहचान है, सपाट या फ्लैट करैक्टर। नावल में शुरू से आखिर तक एक ही रंग में दिखाई देते हैं, जैसे नज़ीर अहमद के मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और पंडित रतन नाथ शरसार के खूजी।
لیکن جن کرداروں میں حالات کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ راؤنڈ کیریکٹر کہلاتے ہیں۔ ان کرداروں میں ارتقاء ہوتا ہے اور ایسے کردار دنیائے ادب میں امر ہو جاتے ہیں۔ پریم چند اور مرزا محمد ہادی رسوا کے ناولوں کے بعد کردار اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ امراؤ جان ادا ناول کی دنیا کا ایسا کردار ہے جو ہمیشہ اپنی اسی خوبی کی بدولت زندہ جاوید کردار بن گیا۔ ناول کے ایسے ترکیبی کا تیسرا حصہ ہے مکالمے۔ مکالمے ناول کا وہ عنصر ہے جس کی بدولت کردار اپنی ذات کے اظہار کرتے ہیں، یعنی مکالمے کردار کے جذبات و خیالات کا وسیلہ اظہار ہوتے ہیں۔ کردار اپنے احساسات کی ترجمانی جن لفظوں میں کرتے ہیں وہ مکالمے کہلاتے ہیں۔ ناول نگار مکالمہ نگاری میں جس قدر ذہانت سے کام لیتا ہے، مکالمے اتنے ہی پرکشش ہوتے ہیں۔ مکالموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ طویل اور پیچیدہ نہ ہوں اور کردار کے حسب حال ہوں۔ زیادہ طویل مکالمے اپنا اثر کھو دیتے ہیں، کم طویل، برمحل اور چست مکالمے ناول کو بوجھل ہونے سے بچاتے ہیں اور قاری کی دلچسپی برقرار رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ پھر اس کا اگلا پارٹ ہے منظر کشی۔ ناول میں منظر نگاری کا ایک اہم مقام ہے۔ ناول نگار قصہ کو بیان کرنے میں حالات و مقامات کا جو نقشہ کھینچتا ہے اسے منظر نگاری کہتے ہیں۔ ناول نگار اپنے فن کی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لفظوں سے ایسی تصویر بنا دیتا ہے جو قاری کے دل و دماغ پر اپنی چھاپ چھوڑ جاتی ہے۔ ناول نگار جس قدر عمدہ منظر کشی کرتا ہے قصہ اتنا ہی جاندار بن جاتا ہے۔ ناول کا سب سے لاسٹ پارٹ جو ہے وہ نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ ہر قلم کار ایک مخصوص نظریہ کا حامل ہوتا ہے۔ جب وہ کسی واقعہ یا حادثہ سے متاثر ہو کر اپنا قلم اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے ایک نظریہ ہوتا ہے جسے وہ موضوع بنا کر الفاظ کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔ لہٰذا اس کی تحریروں کی ہر ایک سطر اس بات کی غمازی کرتی نظر آتی ہے۔ بہترین ناول نگار وہ ہے جو اپنے نقطۂ نظر کو اپنے لفظوں میں بیان نہ کر کے قاری کے منہ سے وہ بات کہلوا دے جو وہ خود کہنا چاہتا ہے۔ عام طور پر کسی ناول کے اختتام پر ناول نگار کا نقطۂ نظر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعہ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔